इंटरफेरेंस के ऊपर न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, ठीक है। सबसे पहला न्यूमेरिकल, सबसे इजी न्यूमेरिकल लेंगे हम, ठीक है। लिखो, हमें दो वेव्स दे रखी हैं, टू कोहेरेंट वेव्स हैव amplitudes in the ratio of 2:3. Find maximum to minimum amplitude ratio, और नेक्स्ट पार्ट में फाइंड मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो, ठीक है। मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो, सिंपल सवाल है बेटा, ठीक है। क्या करेंगे आप, आपको गिवन है A1/A2, कितना गिवन है 2:3, ठीक है। अब A max क्या होता है जल्दी बताओ। A max होता है A1 + A2, और A min क्या होता है, A min होता है mod ऑफ A1 - A2, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसको आगे रखेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम A1 को ले लेते हैं यहाँ से 2C कांस्टेंट, और A2 को ले लेते हैं हम 3C। A2 को ले लेते हैं हम 3C बेटा। तो मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड रेशियो कितना आएगा, मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड रेशियो कितना आएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा A1 + A2 यानी 2C + 3C यानी 5C, और A1 - A2 जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसको आगे रखेंगे यानी A2 - A1 करेंगे। 3C - 2C कितना आएगा C, तो कितना आएगा 5:1। मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड रेशियो कितना आएगा बेटा 5:1, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट है इंटेंसिटी का रेशियो, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए क्या करेंगे, देखो बोर्ड पे सभी बच्चे, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी के लिए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का। अब एक बात बताओ आपको, इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो एम्पलीट्यूड जो रेशियो होगा I1/I2 वो क्या होगा आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। एम्पलीट्यूड कितना है 4:9 हो जाएगा। सिंपल इंटेंसिटीज़ का रेशियो ये आ जाएगा, सिंपल इंटेंसिटीज़ का रेशियो बेटा ये आ जाएगा। अब I1 को लिख लो आप, I1 को लिख लो आप 4K कांस्टेंट, और I2 को लिख लो आप 9K, क्या लिख लो 9K। तो आप क्या करोगे बेटा, आपको मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो। क्या करोगे आप √I1 + √I2 का स्क्वायर करोगे आप, √I1 + √I2 का। इसका रूट करोगे तो कितना आएगा 2√K, और इसका रूट करोगे कितना आएगा 3√K। सही है बेटा, इसका रूट करोगे कितना आएगा 2√K, इसका कितना आएगा 3√K। तो कितना हो जाएगा 2 और 3 5√K का क्या करोगे आप स्क्वायर। सही बात है बेटा, √I1 + √I2। और नीचे क्या करोगे आप, इसका रूट करोगे कितना आएगा 3√K, इसका 2√K यानी √K का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा 25:1, 25:1। मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो हमने निकाल लिया। पहला सवाल काफ़ी आसान सवाल हमने लिया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या गिवन है बेटा, दो कोहेरेंट सोर्स एमिट लाइट वेव्स, टू कोहेरेंट सोर्स emit लाइट वेव्स, ठीक है। क्या दे रखी है, एक दे रखी है E1, एक दे रखी है E2। मैंने आपको पहले ही बताया था जो लाइट वेव होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो क्या दे बना है मुझे E0 sin ωt + π/4 गिवन है, एक गिवन है E0 sin ωt + π/4,
और दूसरी गिवन है 2E0 साइन ओमेगा टी माइनस π/4, ये मुझे गिवन है बेटा। ठीक है, आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव when these waves, find intensity of resultant wave when these waves get interference या superimpose, when these waves get interference या फिर superimpose। ठीक है बेटा, ये आपको निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। चलो लेट्स स्टार्ट। आपको क्या दे रखा है बेटा, ये दो वेव की इक्वेशन दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सही है एकदम। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, पहली इंटेंसिटी I1/I2 हमने लिख दिया बेटा। क्या लिख दिया, E0 का स्क्वायर अपॉन 4E0 का स्क्वायर अपॉन 4E0 का स्क्वायर। सही है बेटा। तो I1/I2 आ जाएगा 1:4। ठीक है, यानी ये जो इंटेंसिटी है मान लो I1 है और ये जो इंटेंसिटी है मान लो I2 है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सही है। तो I1 को लिख दिया मैंने I0, तो I2 को लिख दिया मैंने 4I0। कोई दिक्कत नहीं है। I1 को लिख दिया I0 और I2 को क्या लिख दिया 4I0। सही है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, तो नेट इंटेंसिटी क्या होती है, I1 + I2 + 2√I1/I2 cos ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। इन दोनों वेव्स की जो फेज डिफरेंस कितना है, चलो एक फेज ये हुआ, एक फेज ये हुआ, तो φ1 फेज कितना है, जल्दी बोलो। φ1 ओमेगा टी + π/4 और φ2 फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस π/4। तो फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा, φ1 - φ2, यानी φ कितना होगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, π/4 में से π/4 माइनस आ गया तो कितना आ जाएगा, π/2। कितना आ जाएगा बेटा, π/2। तो सिंपल है, cos π/2 डालते ही ये क्या होगा, cos 90। cos 90 वाली टर्म क्या होती है बेटा, 0 हो गई ये टर्म। तो I कितना आ गया हमारे पास, I आ गया मेरे पास I1 + I2, यानी I0 + 4I0 कितना आ गया, 5I0। कितना आ गया बेटा, 5I0। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई मेरे पास। ठीक है, अगर इस वेव की इंटेंसिटी में I0 बोल रहा हूँ तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई मेरे पास कि नहीं आ गई, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन था। इंटरफेरेंस के ऊपर 2 क्वेश्चन करे हमने, दोनों सिंपल से क्वेश्चन करे। ठीक है, अब हम YDSE स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, YDSE, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। यंग्स नाम के साइंटिस्ट थे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है बेटा और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मेरा। ठीक है, इसको हम डिटेल में लेंगे। करा क्या हमारे यंग साइंटिस्ट ने हमारे क्या किया, उन्होंने इंटरफेरेंस पढ़ा। उन्होंने क्या पढ़ा, बेसिकली इंटरफेरेंस पढ़ा। कैसा इंटरफेरेंस पढ़ा, अब ये देखो, उन्होंने एक बोर्ड लिया, ठीक है, और बोर्ड के कुछ दूरी पर स्क्रीन रख दी। एक बोर्ड लिया, ठीक है, और बोर्ड से कुछ दूरी पर एक स्क्रीन रख दी। ठीक है, बोर्ड से स्क्रीन की दूरी उन्होंने ले ली कुछ d डिस्टेंस पे। किसने भी ले ली, d डिस्टेंस पे। बोर्ड में उन्होंने क्या करा, बोर्ड में उन्होंने 2 स्लिट कर दिए। बोर्ड में क्या कर दिए, 2 स्लिट कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये सेंटर लाइन हो गई। ये क्या हो गई, सेंटर लाइन हो गई बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया बेटा, एक सोर्स लिया मेरा, पॉइंट सोर्स S ले लिया बेटा, पॉइंट सोर्स S लिया उन्होंने। अब पॉइंट सोर्स से क्या हुआ, रेज निकलेंगे हर डायरेक्शन में, रेज हर डायरेक्शन में निकलेंगे पॉइंट सोर्स से, बिल्कुल निकलेंगे। सही बात है, हर डायरेक्शन में निकलेंगे रेज। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, हर डायरेक्शन में निकलेंगे, हर डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या होगा, स्लिट में से रेज पास होंगी,
स्लिट में से क्या होंगी रेज पास, ठीक है। और स्लिट का साइज बहुत छोटा है, साइज ऑफ स्लिट इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ स्लिट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, और उससे भी छोटा, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। आप वेवलेंथ जानते हो ना लाइट की कितनी छोटी होती है, नैनोमीटर की फॉर्म में होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट। सही है बेटा। साइज ऑफ स्लिट इज वेरी स्मॉल, 2 स्लिट करे। अब स्लिट भी किस तरीके करे वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आप ये समझो कि 2 छेद किए गत्ते में, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप कि ये क्या ले लिया आपका, एक ये आपका बोर्ड है, ये क्या है आपका बोर्ड, मैं आपको ये वाला व्यू दिखा रहा हूँ उसका, ठीक है। उसमें 2 स्लिट कर दिए। अब स्लिट वो स्फेरिकल स्लिट भी कर सकता है, सर्कुलर स्लिट, दिख रहे हैं 2 स्लिट ही आपको, देखो ध्यान से, ये 2 सर्कुलर स्लिट है, ये क्या है 2 सर्कुलर स्लिट, और यहाँ हमने क्या रख दिया ऐसे सोर्स, यहाँ क्या रख दिया एक सोर्स, ठीक है बेटा। और स्लिट ऐसे भी कर सकता है वो, लीनियर ऐसे, ये भी स्लिट कर सकता है, ठीक है, लेंथ वाइज, ठीक है। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थ्योरी हर पॉइंट किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, जो सेकेंडरी वेवलेट की तरह, आगे जो वेव फ्रंट मेरे आगे प्रोपागेट करते हैं वो किस तरह से करते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये S1 सोर्स मान लिया और ये S2 सोर्स मान लिया, बाकी लाइट तो खत्म हो गई क्योंकि बोर्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बोर्ड। तो यहाँ से लाइट निकली, यहाँ से लाइट निकली फिर से हर डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये हर डायरेक्शन में लाइट निकली फिर से, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हर डायरेक्शन में निकली। सिमिलरली यहाँ से भी हर डायरेक्शन में लाइट निकली, हर डायरेक्शन में निकली, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम बेटा, हर डायरेक्शन में लाइट निकली, पक्का। अब ऊपर वाली जो लाइट वेव्स हैं, नीचे वाली जो लाइट वेव्स हैं, वो आपस में मिल सकती हैं किसी ना किसी पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, ये ब्लैक वाली की बात करते हैं, ये ब्लैक वाली इधर गई, ठीक है, और इधर से एक ब्लू थी, ये ब्लू वाली है, ये दोनों वो वेव्स यहाँ पे मिली कि नहीं मिली, यहाँ पर मिली कि नहीं मिली बेटा, इन दोनों वेव्स ने मिलकर यहाँ पर क्या किया, इंटरफेरेंस किया। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इस ब्लू वाली की, ये ब्लू वाली इस ब्लैक वाली के साथ मिलकर इंटरफेरेंस करेगी कि नहीं करेगी, यहाँ पे बिल्कुल करेगी। सिमिलरली ये वाली ब्लू वाली इस वाली ब्लैक वाली के साथ मिलकर इंटरफेरेंस करेगी कि नहीं करेगी बेटा, बिल्कुल करेगी, ठीक है ना। तो स्क्रीन पर, ये स्क्रीन है, स्क्रीन पर क्या हुआ, इंटरफेरेंस होने लगा, स्क्रीन पर इंटरफेरेंस बनने लगा, ठीक है। अब इंटरफेरेंस बनने लगा तो कहीं पर किसी किसी जगह पे ब्राइट इंटेंसिटी नजर आने लगी, किसी किसी जगह पे डार्क इंटेंसिटी नजर आने लगी, ठीक है ना। मतलब किसी किसी जगह पे ब्राइट मिलने लगा, किसी किसी जगह पे क्या मिलने लगा, डार्क मिलने लगा। वो भी डिस्कस करेंगे हम कैसे ब्राइट और कैसे डार्क मिला, ठीक है। फिलहाल आप ये समझो कि इंटरफेरेंस होगा, यहाँ से जो सोर्स से वेव्स निकलेंगी, S1 सोर्स से और S2 सोर्स से जो वेव निकलेंगी, ये दोनों वेव्स मिलकर स्क्रीन पर जगह जगह पे क्या करेंगी, इंटरफेरेंस करेंगी। क्या करेंगी, इंटरफेरेंस करेंगी। दूसरी नंबर बात, ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। क्या होंगे दोनों सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। क्यों कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, ये कोहेरेंट सोर्सेज क्यों होंगे बेटा, क्योंकि ये एक ही सोर्स के हैं। एक्चुअली ओरिजिनल सोर्स मेरा S ही है, 2 अलग अलग सोर्स नहीं है। आपको मैं एक बात बता दूं कि रियलिटी में 2 सोर्स अलग अलग सेम फ्रीक्वेंसी के नहीं हो सकते, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो एक बार, होता क्या है बेटा, आप एक बात और, लाइट कैसे बनती होगी, है ना, लाइट के बनने के पीछे क्या कारण होगा, है ना। लाइट जो हमें दिखाई देती है विजिबल रीजन की, उसके बनने के पीछे क्या कारण है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। होता क्या है, कोई मटेरियल है, जैसे बल्ब की बात करें, बल्ब के अंदर मटेरियल है टंगस्टन का, इसका मटेरियल है टंगस्टन का, ठीक है। अब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम, क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, टंगस्टन मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होते हैं। क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं। तो हायर ट्रांजिशन स्टेट्स में जाते हैं, हायर ट्रांजिशन स्टेट्स में जाते हैं। तो डी एक्साइटेशन के टाइम पर, डी एक्साइटेशन के टाइम पर फोटोन रिलीज होता है। डी एक्साइटेशन के टाइम पर क्या रिलीज होता है, फोटोन रिलीज होता है बेटा। अब वो फोटोन रिलीज होता है जो, वो क्या करता है बेटा, वेवलेंथ निकालता है। क्या निकालता है, उस फोटोन के बाद कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। और कभी कभी वेवलेंथ विजिबल रीजन की होती है, कोई वेवलेंथ क्या हो सकती है, विजिबल रीजन की, यानी बाल्मर सीरीज पढ़ी होगी आपने केमिस्ट्री में, विजिबल रीजन की होती है। किसकी होती है,
विजिबल रीजन क्या होते हैं, वही सोर्स है लाइट के बनने का, ठीक है। अब रियलिटी में अगर मैं दो सोर्स की बात करूँ, एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, दो टंगस्टन के मटेरियल है, सेम मटेरियल है मान लो, ठीक है। अब हो सकता है बेटा उसका ट्रांजिशन किसी और स्टेट से किसी और स्टेट में हुआ हो, ठीक है, क्योंकि उसके पास करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और हर शेल के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन उठ के एक्साइट किया और किसका डी एक्साइटेशन हुआ। सिमिलरली इधर दूसरे वाले मटेरियल के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन उठ के गया और किसका डी एक्साइटेशन हुआ। आप कह ही नहीं सकते दोनों सेम इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, वो इनका डी एक्साइटेशन रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है हमारे पास। नंबर क्या है, बहुत बड़ा, करोड़ों अरबों 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब में, सही है बेटा। एटम्स मिलते हैं और इतने तो एटम्स मिलते हैं, और एटम्स के हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए दो सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती प्रैक्टिकली, ठीक है, लेकिन हम बनाते हैं, हम दो सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है वेव फ्रंट डिवीजन से, किससे, वेव फ्रंट डिवीजन, वेव फ्रंट डिवीजन से हम फ्रीक्वेंसी सेम बना सकते हैं, या हम एम्पलीट्यूड डिवीजन से फ्रीक्वेंसी सेम बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, एम्पलीट्यूड डिवीजन से, ठीक है। जो हमारा YDSE है, YDSE वेव फ्रंट डिवीजन पे काम करता है। किस पर काम करता है, वेव फ्रंट डिवीजन पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पर वेव फ्रंट ऐसे थे, ऐसे, और यहाँ पर अलग हो गए, यहाँ पर अलग हो गए, वेव फ्रंट डिवाइड कर गए, वेव फ्रंट क्या कर गए, डिवाइड, वेव फ्रंट का डिवीजन हुआ बेटा, यहाँ पर वेव फ्रंट का क्या हुआ, डिवीजन, सही बात है। तो वेव फ्रंट डिवीजन पे कौन काम कर रहा है, मेरा YDSE। किस पर काम कर रहा है, वेव फ्रंट डिवीजन पे। जो सोर्स बन रहे हैं S1 S2 ये कोहेरेंट है, क्योंकि रियलिटी में तो एक ही सोर्स से है ना, ये एक ही सोर्स के दो सोर्स बना रखे हैं हमने बेटा। लाइट तो इसी सोर्स की है मेन, उसके बाद गत्ता लगाया हमने, गत्ते में दो छेद करे हमने, इससे लाइट निकली, इससे लाइट निकली, ठीक है। लेकिन ये है तो दोनों एक ही सोर्स की, ये अलग अलग सोर्स थोड़ा ना, ये दीज आर नॉट टू डिफरेंट बल्ब्स, दीज आर नॉट टू डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है, इसी सोर्स का ही तो पार्ट है। तो एक सोर्स से हमने दो सोर्स बनाए, कैसे बनाए, वेव फ्रंट डिवीजन से बनाए, फिर इनसे लाइट निकली अपनी अपनी, वो पूरी स्क्रीन पर क्या करने लगी, इंटरफेरेंस करने लगी। क्या करने लगी, इंटरफेरेंस करने लगी, एक प्रॉपर पैटर्न बनाने लगी, ठीक है। अगर वो पैटर्न सस्टेन्ड था, कोहेरेंट सोर्सेज के लिए पैटर्न सस्टेन्ड ही होता है, कोहेरेंट सोर्सेज के लिए पैटर्न क्या होता है, सस्टेन्ड होता है, मुझे पैटर्न प्रॉपर दिखाई देगा। वो क्या पैटर्न होगा, कैसे होगा सर, वो सब बातें अभी धीरे धीरे हम समझ में आएंगी आपको, ठीक है। फिलहाल आपको ये समझना चाहिए कि वेव फ्रंट का डिवीजन होता है, बोर्ड से कुछ दूरी पे स्क्रीन रखी जाती है, ठीक है, और कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं ये S1 S2 क्या होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, इन S1 S2 सोर्सेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है D, स्मॉल d, उसको हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d से। और स्क्रीन और बोर्ड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D से। मैं एक दो बातें और करना चाहूँगा, जो YDSE यंग्स ने लिया था वो ये D जो था वो मीटर ऑर्डर का था, किसका था, मीटर ऑर्डर का, और जो ये स्मॉल d था ये मिलीमीटर ऑर्डर का था। किसका रखा था उसने एक्सपेरिमेंट में, स्मॉल d रखा था मिलीमीटर ऑर्डर का, और कैपिटल D रखा था मीटर ऑर्डर का। यहाँ पर आपको समझ में आएगा यहाँ तक, है ना। अब आगे डिस्कस करते हैं हम, आगे हम YDSE को और बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा YDSE को और बढ़ाते हैं बेटा। मैंने आपको बताया जो स्मॉल d होता है वो मिलीमीटर ऑर्डर का होता है, जो कैपिटल D होता है वो मीटर ऑर्डर का होता है, ठीक है। ये आपको क्लियर रहनी चाहिए बात। चलो ठीक है बेटा, आगे स्टार्ट करते हैं। फिर से वही करा हमने बेटा, बोर्ड लिया, क्या लिया, बोर्ड में दो स्लिट कर रखे हैं हमने, ठीक है। ये सेंटर लाइन है बेटा, बोर्ड से कुछ दूरी पे स्क्रीन रख रखी है, बोर्ड और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है वो D है, क्या है बेटा वो D, और दो स्लिट्स के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है, ठीक है। और सोर्स यहाँ पर रख रखा है, ये दोनों S1 S2 सोर्स कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव कर रहे हैं, यही तो पढ़ाया अभी तक हमने, है ना, ठीक है बेटा। तो हुआ क्या, यहाँ से लाइट गई, यहाँ से लाइट गई, ठीक है बेटा। और मान लो कि हमने एक लाइट ले ली ये, और एक लाइट वेव ले ली ये दो लाइट वेव ले ली। लेट अस टेक दिस एग्जांपल, दिस इज पॉइंट P, दिस इज व्हाट से पॉइंट P, नो प्रॉब्लम। अब एक बात बताओ बेटा, S से S1 और S1 से P जितना लेट चली, क्या S से S2 और S2 से P भी उतना ही चली? बिल्कुल गलत बात है। S से S1 और S से S2 तो सेम चली, लेकिन S1 से P और S2 से P अलग अलग चली, बिल्कुल सही बात है। अब पाथ डिफरेंस की बात करता हूँ, पाथ डिफरेंस की बात करते हैं। देखो बेटा, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो फेज डिफरेंस होता है वो तीन चीज़ों की वजह से होता है ना।
या तो इनिशियल फेज, या फ्रीक्वेंसी फेज, या फिर पाथ डिफरेंस की वजह से फेज। सही बात है। अब क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो फ्रीक्वेंसी फेज तो है नहीं, और इनिशियल फेज इसलिए नहीं है क्योंकि ओरिजिनल सोर्स तो एक ही है ना, S1 S2, तो उसी से ही दो फेज है। लेट अस से इसका 30 डिग्री इनिशियल फेज था, तो वो तो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो दोनों का 30 डिग्री शुरू में रहा होगा आपस में, तो इनिशियल में क्या आपस में क्या हो गया, 0 हो गया। सही बात है बेटा। तो इनिशियल फेज S1 S2 के बीच में भी नहीं है, और ना ही फ्रीक्वेंसी की वजह से फेज है S1 S2 के बीच में। तो S1 S2 के बीच में जो फेज डिफरेंस है, जो P पॉइंट पे वेव जा रही है इंटरफेरेंस करने के लिए दोनों सोर्सेज से S1 S2 से, वो किस वजह से फेज डिफरेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से है, पार्ट डिफरेंस की वजह से। ठीक है बेटा। अब पार्ट डिफरेंस की वजह से तो बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने क्या करा, इस पे परपेंडिकुलर गिराया। क्या गिराया, इस पे परपेंडिकुलर। सही बात है। और ये सेंटर लाइन है और इसको ऐसे जोड़ दिया मैंने, सेंटर लाइन को इससे। बहुत ध्यान सुनना होगा, अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो बहुत बच्चों को तंग करती हैं। ठीक है, बच्चों को लगता है मैथ्स बिगड़ गई हमारी, ऐसा कुछ नहीं है, सब अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है, ध्यान से देखो। ओके बेटा, तो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके बताता हूँ ढंग से। हमने क्या करा बेटा, इस पे परपेंडिकुलर गिराया, यहाँ इस पॉइंट से इस वाली रे पे परपेंडिकुलर गिराया। अब परपेंडिकुलर गिराने के बाद, ठीक है, ध्यान से सुनो, लेट अस टेक दिस पॉइंट का नाम ले लिया मैंने, मान लो M। क्या ले लिया इसका नाम, M। ठीक है, तो S1 से P और M से P की लगभग बराबर दूरी है। ठीक है, लगभग क्या है, बराबर दूरी है। अब हो क्या रहा है बेसिकली, ध्यान से सुनोगे, सांस सुनेंगे सभी बच्चे। ये रे है बहुत दूर जाके, जब दो रे बहुत दूर जाके मिलती है ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों रे लगभग पैरेलल थी। सही बात है यार। अप्रोक्सीमेशन से हम कह सकते हैं, मैं अप्रोक्सीमेशन के बारे में कुछ बताऊंगा कि हम अप्रोक्सीमेट कैसे करने वाले हैं चीज़ों को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इसके बिना वेव ऑप्टिक्स अधूरी है। वेव ऑप्टिक्स समझ में नहीं आएगी जब तक तो आपको अप्रोक्सीमेशन समझ में नहीं आएगा। अप्रोक्सीमेशन पर ध्यान से, बहुत अच्छे ध्यान देना। हम कहते हैं कि दो रेज अगर बहुत दूर जाके मिलेंगी, दो रेज बहुत दूर जाके मिलेंगी, तो हम ये मानते हैं कि दोनों रेज लगभग पैरेलल होंगी। दोनों रेज लगभग क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब मेरी बात सुनो, दूर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये d जो है ये मीटर ऑर्डर का है, मीटर समझते हो आप, और ये स्मॉल d है ये मिलीमीटर ऑर्डर का है। किसका है, मिलीमीटर ऑर्डर का। मिलीमीटर ऑर्डर के सामने मीटर ऑर्डर बहुत बड़ा है मेरे भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो मेरी बात। लेट अस से कि ये बहुत दूर जाके मिल रही हैं, बहुत दूर जाके। ठीक है, ऐसे समझो कि मान लो ये छोटा सा बेस है, छोटा सा क्या है, बेस, और एक ये ले है, एक ये है और एक ये मान लो कहीं दूर जाके मिलेंगी। ठीक है, तो मेरे भाई ये एंगल लगभग 0 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। अरे यार बहुत दूर जाके मिलेंगी तो ये एंगल लगभग क्या होगा, 0 डिग्री का होगा। अगर ये एंगल लगभग 0 डिग्री का होगा तो दोनों रेज, दोनों लाइंस लगभग क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लगभग क्या होंगी, पैरेलल होंगी। वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। S1 S2 बना रहा हूँ, ये S1 है, ये S2 है, बहुत ध्यान से देखो। ये S1 है, ये S2 है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत दूर जाके मिल रहे हैं, काफ़ी दूर, जैसे स्टेटस से ये पॉइंट है वो, ये तो लगभग ये हम इसको इनफाइनाइट दूर मानेंगे, क्योंकि मैं इसके सामने, इस मिलीमीटर ऑर्डर के सामने मीटर ऑर्डर को बहुत बड़ा मान रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर ऐसे गिरा और इससे इस पर परपेंडिकुलर गिरा दिया। क्या गिरा दिया, इससे इस पर परपेंडिकुलर गिराने का मतलब, सुनो मेरी बात, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये भी 90 डिग्री एंगल हो गया, तो लगभग ये एंगल कितना है, जहाँ जाके मिलेंगी ये एंगल लगभग 0 डिग्री तो हुआ भाई। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 होता है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इसको 90 बोल रहा हूँ, इसको 90 बोल रहा हूँ, तो लगभग ये एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल 0 डिग्री हुआ। तो मैंने इससे परपेंडिकुलर गिराया है। मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों लाइट रेज लगभग पैरेलल हैं, क्योंकि ये बहुत दूर जाके मीट कर रही हैं। बहुत दूर इसलिए मीट कर रही हैं कि ये मीटर ऑर्डर है और ये मिलीमीटर ऑर्डर है। मिलीमीटर ऑर्डर के सामने मीटर ऑर्डर बहुत बड़ा होता है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खैर, अब अगर मैं आगे बढ़ूं, यहाँ पर समझ में आया होगा, सेम चीज़ मैंने यहाँ पर करी। ये काफ़ी दूर है बेटा, आपको दिखाई दे रही है मिलती हुई, बट ये बहुत दूर जाके मिल रही हैं, टू बी वेरी क्लियर विद यू। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, लेट अस से दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना। अब तो मैंने इस लाइन को ऐसे जोड़ा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो लगभग ये एंगल भी थीटा है। अब पूछोगे क्यों सर, मैंने बोला भाई ये रे पैरेलल है, जब ये और ये पैरेलल है तो ये भी लगभग पैरेलल ही हुई क्या नहीं हुई। मतलब कहने का हुआ, मेरे अगर बीच से इसको रे निकाल दूं तो ये भी तो इस तीसरी वाली रे पैरेलल हुई।
अरे बोलो भाई, ठीक है ना यहाँ तक? ठीक है। अब ये थीटा है। अब इस वाली ट्रायंगल को देखो, S1 S2 M को देखो, S1 S2 M एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है, अरे दिखाई दे रही होगी। S1 S2 और M, मैं मार्कर बदल लेता हूँ, ठीक है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो मेरे भाई ये कितना है? 90 माइनस थीटा होगी, टोटल 90 है। अरे इस काली वाली लाइन में उस नीली वाली लाइन में एंगल कितना है? 90। इसको अगर मैं थीटा बोल रहा हूँ तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। कितना होगा ये? 90 माइनस थीटा, जो मैंने ब्लैक वाला बना रखा है ये 90 है। पूरी ट्रायंगल का जोड़ 180 है, तो ये कितना होगा बेटा? थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा थीटा? पक्का होगा थीटा, एकदम सही है। अब मेरी बात सुनो, तो पाथ डिफरेंस आपके अकॉर्डिंग S1 से जितना यहाँ तक चली और इस वाले पॉइंट से जितना यहाँ तक चली लगभग सेम है, तो एक्स्ट्रा कितना चली? एक्स्ट्रा यही तो चली, दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट। सेम मैंने यहाँ पर लगाया, S1 से जितना P चली और M से जितना P चली लगभग बराबर है, तो इन दोनों रे में एक्स्ट्रा कितना चली? S2M चली कि नहीं चली? S2M इज पाथ डिफरेंस। S2M इज व्हाट? पाथ डिफरेंस, दैट इज डेल्टा x, दैट इज पाथ डिफरेंस, दैट इज व्हाट? पाथ डिफरेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूँ छोटी सी, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन मैं आराम से आपको इसलिए ही समझा रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि। तो मैंने ट्रायंगल बनाई, ये ध्यान से देंगे, ये और ये परपेंडिकुलर गिरा रखा है ना। व्हाट इज ये? S1, ये कितना है? S2, ये कितना है? M। कोई दिक्कत नहीं है, ये रेज बहुत दूर जाके कहीं पे मिलेंगी, बहुत दूर जाके कहीं पे मिलेंगी, बहुत दूर जाके। ऐसा ही तो है बेटा, ये बहुत दूर जाके मिलेंगे, ठीक है। नाउ दिस एंगल इज व्हाट? थीटा। दिस एंगल इज व्हाट? थीटा। एंड दिस इज व्हाट? स्मॉल डी। अरे मेरे भाई, इसको स्मॉल डी तो बोल रहा हूँ मैं, देखो अलग से दिखाया मैंने आपको ट्रायंगल बना के, ठीक है। नाउ S2M is what? Delta x, no problem. So perpendicular over hypotenuse is what? Base, that is sin theta. Now delta x is what? D sin theta, no problem. Delta x is D sin theta. Delta x is what? D sin theta. Path difference, that is S2p minus S1p. Path difference is delta x and that is equal to D sin theta. That is equal to what? D sin theta. नंबर फर्स्ट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड नंबर बात, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, हम इस थीटा एंगल को बहुत छोटा लेके चलेंगे, बहुत छोटा, ठीक है। बहुत छोटा मतलब 5, 4, 3, 2, 1 डिग्री तक, बस, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इफ़ थीटा एंगल इज़ वेरी स्मॉल, थीटा एंगल को क्या रखेंगे हम? बहुत स्मॉल। थीटा इज़ वेरी स्मॉल, मैं बोल रहा हूँ थीटा स्मॉल के लिए हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर में थीटा स्मॉल ही आएगा। थीटा स्मॉल नहीं आएगा तो क्या करना है वो भी बताऊँगा, पहले थीटा स्मॉल समझो, ठीक है। अब अगर थीटा स्मॉल है तो पहली बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि जो इंटरफेरेंस होने वाला है वो कुछ ऐसा होने वाला है। देखो ये यहाँ से यहाँ, ये मेरी बोर्ड, ये मेरी लाइट्स, ठीक है, ये मेरा एंगल, ठीक है। तो ये बस यहाँ तक, बस ये यहाँ तक इंटरफेरेंस पढ़ने वाला हूँ मैं। बहुत छोटा एंगल है ये भी बहुत छोटा एंगल। अब दूर जाओगे तो एंगल बड़ा हो जाएगा, और दूर जाओगे तो और बड़ा एंगल हो जाएगा। अरे बोलो भाई, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? छोटे एंगल के लिए पढ़ रहे हैं। छोटा, इवन ये एंगल भी आपको 10-15 डिग्री दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लिटरली, लेकिन ऐसा नहीं है। जो छोटा एंगल है वो 1-2 डिग्री तक ही मानते हैं हम, ठीक है। थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर थीटा स्मॉल है, इफ़ मैं एक आगे भी ये लगाता हूँ, इफ़ अगर थीटा स्मॉल है तो ये काम करो, इसको मान लो ओ कुछ दिनों के लिए, सी मान लो, चलो क्या मान लो? सी। सो दिस इज व्हाट? वाई। सी से पी तक की दूरी मैंने वाई मान ली। नाउ सी पी ओवर दिस इज व्हाट? से ओ, दिस पॉइंट इज ओ। सी पी ओवर ओ सी, सी पी ओवर ओ सी इज व्हाट? tan theta is what? tan theta. CP is what? Y over OC is what? D. That is what? Tan theta. No problem. Now Y equal to what? D tan theta. Y equal to D tan theta. No problem. If theta is small, अब यूज करूंगा मैं थीटा स्मॉल का। अगर थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा, tan थीटा और थीटा लगभग बराबर होते हैं तीनों। For theta small, theta is very small, theta approximate equal to sin theta
अप्रोक्सीमेट इक्वल टू tan थीटा। ये तीनों लगभग लगभग बराबर होते हैं। अगर ये बराबर होते हैं तो tan थीटा की जगह डालूंगा y बाई डी और sin थीटा की जगह डालूंगा डेल्टा x बाय स्मॉल डी। ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए। तो क्या आएगा y बाई डी इक्वल टू डेल्टा x बाई डी। बोलो समझ में आया? कब? ये कब है? थीटा वेरी स्मॉल, अगर थीटा छोटा है। अगर थीटा छोटा नहीं है, अगर थीटा छोटा नहीं है, लेट अस से कि ये सॉल्व करके आ गया मेरा डेल्टा x बाई डी को सॉल्व करके आ गया मान लो 1/2, तो साइन थीटा आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री तो छोटा नहीं है ना, तो तब साइन थीटा और टैन थीटा बराबर मत करना हो कि साइन 30 1/2 होता है और टैन 30 1/√3 होता है, तब ये दोनों टर्म्स बराबर नहीं होंगी, तब ये दोनों टर्म्स बराबर नहीं होंगी। अगर आपका यहाँ पे साइन थीटा 30 आएगा तो यहाँ पे टैन थीटा की अलग वैल्यू डलेगी 30 डिग्री। टैन 30 कितना होता है 1/√3, वहाँ से y आएगा। ये दोनों टर्म्स बराबर तब नहीं होंगी जब थीटा छोटा नहीं होगा। जब थीटा छोटा होगा तभी ये बराबर होंगी। इसको बेटा ध्यान रखना, गलती करवा चुका है IIT 2-3 बार बच्चों से। बच्चे रट लेते हैं इस फॉर्मूले को, थीटा बड़े में भी घुसा देते हैं और वहीं का बड़ा हो जाता है। ठीक है, थीटा वेरी स्मॉल के लिए है, ये किसके लिए है? वेरी स्मॉल के लिए। तो y की बात करता हूँ तो y आ गया डेल्टा x t बाई टी, डेल्टा x t बाई टी। सही है, पक्की बात है। डेल्टा x t बाई डी मेरा y आ गया, ये आ गया डेल्टा x t बाई डी। ठीक है, पक्की बात है। अब एक बात बताओ यार, अब एक बात बताओ, दो वेव्स जब जुड़ती हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस होता है, तो मेरे पास y आ चुका है। अब डेल्टा x जो पार्ट डिफरेंस है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए अलग अलग होता है। कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा x 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव के लिए लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। पार्ट डिफरेंस के नहीं होना चाहिए बेटा, सही बात है। तो अब मैं देखूंगा कि इस स्क्रीन पर कंस्ट्रक्टिव किस किस पोजीशन पे मिलेगा, y की किस किस वैल्यू के लिए कंस्ट्रक्टिव मिलेगा। वो कैसे निकलेगा? डेल्टा x की कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन डालनी पड़ेगी, और किस किस वैल्यू के लिए डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, डेल्टा x की जगह क्या डालना पड़ेगा? डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन डालनी पड़ेगी। तो मेरे पास रिस्पेक्टिव y मिलते चले जाएंगे। तो वो देखते हैं क्या मिल रहे हैं। ठीक है, ऑन स्क्रीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ऑन स्क्रीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव क्या कहाँ होने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे अब। लेकिन एक चर्चा जो हो रही है किस पर हो रही है? थीटा वेरी स्मॉल पर हो रही है। अगर थीटा स्मॉल नहीं होगा तो क्या होगा? तब y इक्वल टू डेल्टा x t बाई डी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम। सही है, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए चर्चा करते हैं। पहले कंस्ट्रक्टिव के लिए ध्यान से देखो, मजा आएगा। कंस्ट्रक्टिव के लिए चर्चा करेंगे। कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा x होना चाहिए 0, लैम्डा, 2 लैम्डा एंड अप टू सो ऑन। सही है। नाउ y इक्वल टू 0 पे कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, फिर कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, लैम्डा डालो, लैम्डा डी बाई डी पे, फिर कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, 2 लैम्डा डालो, 2 लैम्डा डी बाई डी पे, फिर कंस्ट्रक्टिव मिलेगा 3 लैम्डा डी बाई डी पे। एक बात बताओ, ये प्रॉपर पैटर्न आ रहा है। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी 0 पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, y इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी लैम्डा डी बाई डी पे, फिर दोबारा मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी 2 लैम्डा डी बाई डी पे, फिर दोबारा मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी 3 लैम्डा डी पे, 3 लैम्डा डी बाई डी पे, फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी 4 लैम्डा डी बाई डी पे। अरे समझ में आ रहा है? सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव की अगर मैं बात करूँ, डिस्ट्रक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो डिस्ट्रक्टिव डेल्टा एक्स किस पे? लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 और डालते जाओ ऐसे। ठीक है, तो y इक्वल टू लैम्डा डी बाई 2 डी पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, y इक्वल टू 3 लैम्डा डी बाई 2 डी पे मिलेगी मिनिमम इंटेंसिटी। थर्ड, ध्यान से देखो, y इक्वल टू 5 लैम्डा डी बाई 2 डी पे मिलेगी मिनिमम इंटेंसिटी। फोर्थ, y इक्वल टू 7 लैम्डा डी बाई 2 डी में मिलेगी मिनिमम इंटेंसिटी। सही है। अब y इक्वल टू 0 को बोलते हैं, y इक्वल टू 0 नहीं, बेसिकली डेल्टा x इक्वल टू 0 को, y इक्वल टू 0 आया मेरा डेल्टा x इक्वल टू 0 पर, और डेल्टा x इक्वल टू 0 को बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। y इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी को बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? फर्स्ट मैक्सिमा। इसको बोलते हैं सेकंड मैक्सिमा, इसको बोलते हैं थर्ड मैक्सिमा। मैक्सिमा मतलब
मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी। y इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी 2d को बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा। क्या बोलते हैं? फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमम इंटेंसिटी या फिर डार्क। ठीक है, इसको बोलते हैं थर्ड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। इसको बोलते हैं फोर्थ मिनिमा। क्या बोलते हैं? फोर्थ मिनिमा। ठीक है, समझ में आया? मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ आपको। ये डायग्राम मिटाओ के अब मैं इंटेंसिटी की फॉर्म में डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना होगा, पर आपको काफ़ी ध्यान से सुनना होगा चीज़ों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। चलो, हाँ, तो ये मेरी स्क्रीन थी, ध्यान से समझो। ये मेरी क्या थी? स्क्रीन। नो प्रॉब्लम। अब स्क्रीन थी तो ये y इक्वल टू 0 है। यहाँ पर क्या मिला मुझे? सेंट्रल मैक्सिमा। क्या मिला? सेंट्रल मैक्सिमा। फिर y इक्वल टू, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, ठीक है ना, इसको मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि वो क्लियर रहे। जो मैं ब्लू पेन से बना रहा हूँ वो डार्क है, मतलब वहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी है। जो मैं ब्लैक मार्कर से बनाऊंगा वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है। देखो पैटर्न नजर आएगा आपको। ये मैक्सिमम सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। क्यों मिली? समझ में आ गया होगा। अब ब्लू क्यों? 0 के बाद लैम्डा डी बाई 2d यानी हाफ। ठीक है, ये फर्स्ट मिनिमा। क्या मिला? मिनिमा। ऐसे लिखो, मिनिमा। मिनिमा कहाँ मिला? लैम्डा डी बाई 2d यानी हाफ। 0 के बाद हाफ, हाफ के बाद क्या आता है? 1। तो 1, अरे 1 लैम्डा डी बाई 2d है ना। फिर 1 के बाद क्या आएगा? 3/2। 3/2 पे फिर मिनिमा इंटेंसिटी फिर एकदम से 0 हो गई, यहाँ पे सबसे मिनिमम हो गई। फिर 1.5 के बाद 2, 2 इधर आएगा, मैक्सिमम हो गई एकदम से इंटेंसिटी। फिर 2 के बाद 2.5, 2.5 पे क्या हो गई? मिनिमम हो गई। फिर 2.5 के बाद 3, मैक्सिमम होगी। 3 के बाद 3.5, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। देखो कैसे, यहाँ पे ब्लैक यानी मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, फिर मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, मिनिमम मिलेगा, फिर मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिमिलरली नीचे मिनिमम मिलेगा, फिर मैक्सिमम मिलेगा, फिर नीचे मिनिमम मिलेगा। अरे समझ में आ रहा होगा भाई? फिर मैक्सिमम मिलेगा। और ये पोजीशंस क्या होंगी उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये 0 वाली है, ये लैम्डा डी बाई 2d है, ये लैम्डा डी बाई d है, फिर ये 1.5 वाली 3 मिनिमम है ना, हाँ, 3/2 लैम्डा डी बाई d है, फिर ये 2 लैम्डा डी बाई d है। समझ में आ रहा होगा भाई? सही है। फिर ये नीचे की तरफ ऐसे ही माइनस लैम्डा टी बाई 2d, माइनस लैम्डा डी बाई d, माइनस 3/2 लैम्डा डी बाई d, माइनस 2 लैम्डा डी बाई d। अरे समझ में आ रहा है? एक प्रॉपर पैटर्न बनने लगा स्क्रीन पर कि नहीं बनने लगा? प्रॉपर पैटर्न बनने लगा। क्या बनने लगा? मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था प्रॉपर पैटर्न बनेगा। क्या बनेगा? प्रॉपर पैटर्न। तो स्क्रीन पर एक पैटर्न नज़र आएगा। जब हम एक सोर्स लेंगे, एक गत्ता लेंगे, गत्ते में 2 छेद करेंगे, तो स्क्रीन रखेंगे सामने, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा लाइट नज़र आएगी, कहीं पर बहुत कम, कहीं पर बहुत ज़्यादा, कहीं पर बहुत कम, वही प्रॉपर पैटर्न के साथ। एंड दैट इज़ द पैटर्न, दैट विल बी द व्हाट? पैटर्न। सही है। तो हमने ये सीखा, सिंपल सी बात सीखी। ठीक है, मैं इसके ग्राफ्स वगैरह और काफ़ी चीज़ें डिस्कस करूँगा YDSE के ऊपर। अभी YDSE बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आप समझो YDSE 10% हुआ है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में।